दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में इस चैनल पर जो तोमर सर ने बनाई है यूपीएससी ट्रैकर। आज का वीडियो है, उसका जो उद्देश्य है वो है कि अभी जो यूपीएससी 2020 में जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम ली गई है उसके अंदर जो पेपर 2 यानी कि सीसेट का पेपर है, उसके अंदर जो मैथ्स और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको कैसे हम हल कर सकते हैं, कैसे स्पीड में उसका आंसर कैसे हम दे सकते हैं और उसका एक्यूरेट आंसर हम किस मेथड से या कैसे भी करके उसका आंसर देना है। तो आज के वीडियो में हम मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो मैथ्स के जो क्वेश्चन अराउंड 35 क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसका आंसर हम कैसे टिक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सर ने मुझे याद है तब तक संडे को ही इसकी पीडीएफ भी रख दी थी जिसके अंदर आंसर मार्क थे, मैंने ही किए थे। वो आंसर मार्किंग हमने जो रखा था उसका डिटेल सॉल्यूशन, आज हम डिटेल में सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, आंसर कैसे आया। ठीक है, चलिए। तो आज सबसे पहले हम लोग इस चैनल पर सीसेट का सॉल्यूशन रख रहे हैं। दूसरी कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी क्लास वगैरह ने सीसेट का कोई भी सॉल्यूशन अभी तक मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि भाई इंडिया के सारे जो बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिसने भी एग्ज़ाम दिया है या फिर देने वाले, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है ये वीडियो बनाने का। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, एक लंबा सा मल्टीप्लिकेशन दिया गया है इसमें और उसका आंसर हमें नहीं बताना है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि इसमें ज़ीरो कितने होंगे, इसमें ज़ीरो कितने होंगे। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन में ऐसे कौन से नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे कौन से नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें जिसका आंसर ज़ीरो मिलता है। देखिए, सपोज मैं ऐसा लिखूं 10 × 5 इज इक्वल टू 50, तो इसमें एक ज़ीरो आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक ज़ीरो था ही ऑलरेडी। ठीक है, सपोज मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ 25 × 2, तो मित्रों इसमें तो ज़ीरो नहीं था, तो अभी ज़ीरो क्यों आया? ये इसके कॉम्बिनेशन से आया। 5 × 2 का कॉम्बिनेशन आप जब भी लेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। ऐसे 6 × 5 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। 8 × 5 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो भी आंसर ज़ीरो ही आएगा। और आगे 4 × 5 उसका कॉम्बिनेशन भी ज़ीरो ही आएगा। तो इन शॉर्ट 2, 4, 6, 8 ये सारी ऐसे डिजिट्स है, ये सारे ऐसे डिजिट्स है जिसको 5 वाले किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे वो प्रोडक्ट में ज़ीरो आंसर, ज़ीरो डिजिट देगा। चलिए, तो अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले सीधे ज़ीरो कौन से दिख रहे हैं? देखिए यहाँ पे ये 1 0, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ज़ीरो हमें सीधे क्वेश्चन में ही दिख रहे हैं, मतलब सीधे आंसर में होंगे। ये 6 ज़ीरो तो आने ही वाले हैं। बाकी ऐसे कौन से पेयर होंगे जो हमें आंसर में और ज़ीरो देंगे? सबसे पहले ये 2 है, वो 15 के साथ जुड़ेगा, 15 2
15 इंटू 2 30, तो वो हमें एक 0 प्रोड्यूस करेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये 60 जो है वो भी किसी मतलब ये 6 है वो भी किसी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी हमें 0 देगा। कंफ्यूजिंग यहाँ है, यहाँ पे 4 है, समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है 4 है। सपोज मैं क्या करूंगा 45 इंटू 4 करूंगा तो वो मुझे आंसर देगा 170, वो मुझे आंसर देगा 170। पर मैं क्या करता हूं ये 40 को मैं 2 डिवाइड करता हूं 20 इंटू 2। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ 2 यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। इसका यूज कहाँ पर होगा तो ये 5 वाली जो एक संख्या है इसके अंदर 5 है तो ये दोनों मिलकर एक 0 बनाएंगे और ये किसी 5 के साथ मिलकर और एक 0 बनाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि ये 0 के आगे 2 था तो ये एक 0 प्रोड्यूस करेगा, ये 6 भी एक 0 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा, पर ये 4 है वो एक नहीं वो 2 0 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बस यही एक कंसेप्ट है। तो 6 0 तो ऑलरेडी हमारे पास थे ही, एक 0 यहां से प्रोड्यूस होगा, एक 0 यहां से होगा और 2 0 यहां से होंगे, मतलब और 4 0 प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने जीरोस मिलेंगे हमें 10 जीरोस मिलेंगे, तो इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कोई भी नहीं कर सकता, कैलकुलेटर ही कर सकता है। कैलकुलेटर लेके आप बैठोगे ये सब करोगे तो आप देखना उसमें 0 कितने होंगे 10 ही होंगे। ठीक है, पर ये उसका कंसेप्ट था कि 0 कैसे बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि x y z 3 अंकों की एक संख्या है, x y और z तीन सिंगल डिजिट है और उसकी एक संख्या बन रही है 3 अंकों वाले। ठीक है, आगे जहां x प्लस वाई प्लस जेड वो 3 का गुणांक नहीं है, 3 का गुणांक नहीं है मतलब क्या, सपोज इसको मैं 1 लेता हूं, इसको 2 लेता हूं और इसको 3 लेता हूं, 3 का गुणांक है या नहीं कोई संख्या वो कैसे पता चलता है। मैंने अगले वीडियो में इससे पहले जो हमने वीडियो रखा था यूपीएससी के लिए 2019 का उसमें ही मैंने बताया था, इसमें भी बता देता हूं कि सपोज कोई नंबर है 24, ये 3 के मल्टीप्लिकेशन में है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, इसके डिजिट्स का सम कीजिए 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 मतलब 6 तो 3 के मल्टीपल में है तो 24 भी 3 के मल्टीपल में ही होगा। सपोज कोई संख्या ऐसी है 1 3 3 1 2, अब इतनी बड़ी संख्या है, मुझे अगर ये चेक करना है ये 3 के मल्टीपल में है या नहीं तो सिंपल इसके डिजिट का सम कर दीजिए, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 और 2 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 इंटू 3 9, बराबर। मतलब ये 9 है वो 3 के मल्टीपल में, उसका मतलब ये हुआ ये पूरी जो संख्या है 1 3 3 1 2 वो भी 3 के मल्टीपल में ही होगी। ये दिस इज द की ऑफ 3, बराबर, 3 की चाबी जिसे बोलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का हल हम कैसे ढूंढ पाएंगे, इसमें हम रैंडम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर हम x, y और z की वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। सपोज मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूं, y इज इक्वल टू 2 लेता हूं और z इज इक्वल टू 3, 3 2 5 और 1 6, ये तो 3 के मल्टीपल में हुआ तो ये 3 नहीं ले सकता, तो यहां पर मैं कुछ और लेता हूं, z इज इक्वल टू लेता हूं मैं 4। चलिए ठीक है, 1 2 और 4, इसका जो सम है वो 3 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए वरना वो 3 का गुणांक हो जाएगा। यहाँ क्लियरली लिखा है 3 का गुणांक नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, 4 और 2 6 और 1 7, 7 3 का गुणांक नहीं है। ठीक है, तो ये इसको मैंने 1 लिया, इसको 2 लिया और इसको 4 लिया। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 ये साथ में लिखा है मतलब मल्टीप्लीकेशन में, 4 इंटू 2 8 इंटू 1 मतलब इसका 8 ही हुआ, इसका भी 8 हुआ, इसका भी 8 हुआ, तीनों सेम ही होंगे। 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हुआ 24। तो ये 24 है वो 3 के मल्टीपल में तो है ही। क्वेश्चन क्या लिखा है, तो अब ये जो है वो विभाज्य किससे नहीं है,
किससे विभाज्य नहीं है वो हमें ढूंढना है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर ये 3 से तो मल्टीपल है ही भाई, और होगा ही, हमेशा होगा। 3 से मल्टीपल तो हमेशा होगा, कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है। तो 3 तो आंसर नहीं आने वाला है, वो फुल एंड फाइनल है। 9 क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको समझाता हूं। अब हम सेकंड एजम्पशन लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं। 2 और 3 5, और इसको 7 8 करने के लिए नहीं 10 कर देते। 2 और 3 5 और ये 5, चलिए ठीक है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5। 5 और 3 8 और 2 10, इसका सम हुआ 10 जो 3 के गुणांक में नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो यहां x इंटू वाई इंटू जेड, 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 गुना 3 15 गुना 30, और ये भी 30 और ये भी 30, तो इसका सम कितना हुआ 90 हुआ। कितना हुआ 90 हुआ। ये 3 के मल्टीपल में है, मतलब 3 से भाज्य है, हाँ है 3 से भाज्य है, बराबर। 9 से भाज्य है, 90 डिवाइडेड बाई 9 10, हाँ 9 से भी भाज्य है। और यहां पर एक नया ऑप्शन है, x प्लस वाई प्लस जेड से विभाज्य है। x प्लस वाई प्लस जेड यहां क्या होगा, 5 और 3 8 और 2 10 होगा, तो ये 10 से भी विभाज्य है। देखिए तो यहां से भी विभाज्य है, यहां से भी विभाज्य है, यहां से भी विभाज्य है। तो ये एग्जाम्पल के अंदर, ये एजम्पशन के अंदर यहां तीनों से विभाज्य है। तो किससे विभाज्य नहीं है, तो क्या 37 से। 37 से वो विभाज्य नहीं है, मतलब 37 से हम इसका भाग नहीं चला सकते, बाकी सबसे हो गया, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, एक नंबर ऑफ पेयर गेस किए, दूसरी बार में दूसरे नंबर ऑफ पेयर गेस किए, उससे मुझे फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन को गिनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें एक संख्या दी गई है PQRS, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो नीचे से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मैं होता तो किस तरीके से गिनता, मतलब इजीली। सबसे पहले देखिए ये सब इक्वल है, इन दोनों को, सबसे पहले मैं इन दोनों का एग्जांपल लूंगा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें कुछ प्लस करना पड़ रहा है, इसमें कुछ माइनस करना पड़ रहा है। सबसे पहले समझिए, आपकी एज और मेरी एज, समझिए आपकी एज और मेरी एज इक्वल करनी है, तो आपकी एज से कुछ प्लस करना पड़ेगा, आपकी एज में कुछ प्लस करना पड़ेगा, मेरी एज से कुछ माइनस करना पड़ेगा। सपोज आपकी एज 20 है और मेरी एज 30 है, तो हम दोनों को इक्वल करना है, तो आप में 5 प्लस करिए तो 20 और 5 25, और मेरे में 5 माइनस कीजिए, 30 माइनस 5 25, दोनों सेम हो गए। तो जिसमें प्लस करना पड़ रहा है वो हकीकत में छोटा है, छोटा है इसलिए तो प्लस करना पड़ रहा है ताकि वो बड़ा हो, और जो बड़ा है उसमें माइनस करना पड़ रहा है क्या, ताकि वे छोटा हो और दोनों सेम हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जिन जिन में भी माइनस हो रहा है वो एक्चुअली में बड़ी संख्याएं हैं, जिन जिन में भी माइनस हो रहा है वो बड़ी संख्या है, और जिसमें भी प्लस हो रहा है वो छोटी संख्या है। हमें कौन सी संख्या चाहिए, बड़ी। तो बड़ी के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये हो सकता है P और R हो सकता है। सबसे पहले मैं दोनों को एक लाइन में लिखना चाहूंगा, P माइनस 2016 इज इक्वल टू R माइनस 2018। मेरे पास 2 रास्ते, या तो मैं P माइनस R ढूंढता हूं, या तो मैं R माइनस P ढूंढता हूं। चलिए सपोज मैं R को यहां लाऊंगा और 2016 को यहां ले जाऊंगा, तो ऐसा मिलेगा P माइनस R इज इक्वल टू 2016 जो है वो यहां ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएंगे, 2016 माइनस 2018, तो इज इक्वल टू -2 आया। -2 का मतलब ये संख्या छोटी होगी और ये संख्या बड़ी होगी। सपोज मैं 10 माइनस 12 करूंगा, 10 में से 12 करूंगा तो -2 आएगा ना, तो ये बड़ी संख्या होगी। तो ये R है वो कैसी संख्या है, बड़ी। और एक तरीके से भी चेक कर सकते हैं, देखिए मैं R को वहां रखता हूं, P को ट्रांसफर करता हूं। देखिए P को यहां ले जाऊंगा तो R माइनस P, ये 2018 माइनस है, ये साइड लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2018 माइनस 2016, तो यहां आंसर आएगा 2। R माइनस P इज इक्वल टू 2। R में से P को बाद करें,
आर में से पी को माइनस करे तो दो आंसर प्लस में मिल रहा है, इसका मतलब आर है वो बड़ी संख्या है, पी है वो छोटी संख्या है। तो पूछा है कौन सी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी है यहां पर, आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो दिखने में बहुत टफ लगते हैं, पर एक बार आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और सोचने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर कैसे मिलेगा, तो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए 5 अंकों की एक संख्या हमें बनानी है। 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब जिसको हम भाग नहीं सकते, अभाज्य संख्या है 1 2 3 4 5 के द्वारा बिना अंकों को पुनरावर्तित किए हुए बनाई जा सकती है। सबसे पहले तो हमें पांचों के पांचों डिजिट का इस्तेमाल करना है। कौन से 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, सबका इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज, संख्या ऐसी बनानी है जो अविभाज्य हो, किसी से भी भाग ना चला सके। समझिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा आपको। 1 2 3 4 और 5 सबका इस्तेमाल तो करना ही है। सपोज एक संख्या मैं ऐसी बनाऊंगा 5 3 4 2 1। सपोज एक संख्या ऐसी बना सकता हूं 4 3 2 1 5। ऐसी बहुत सारी संख्याएं मैं बना सकता हूं 5 डिजिट की, ठीक है। पर ऐसी हमें बनानी है जो अब मैं कोई भी संख्या यहां पर लूंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 की बताई थी कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 के गुणांक में है या नहीं, उसको जानने का क्या तरीका था, सम कर दीजिए संख्या का। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो ये संख्या का सम है वो क्या मिल रहा है 15। इसका भी करोगे तो भी क्या मिलेगा 15, इसका भी करोगे तो भी क्या मिलेगा 15। 5 अंकों की बिना पुनरावर्तित किए इनसे बनने वाली सारी संख्याओं का सम मिलेगा 15। मतलब वो 3 के गुणांक में है। कोई भी संख्या बनाने का प्रयास करिए वो 3 के गुणांक में होगी, मतलब उसका विभाज्य 3 होगा। वो सिंपल क्वेश्चन है, बराबर। तो इसमें ऐसा पूछा गया है कि अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या बन ही नहीं सकती। सारी संख्या बनाइए, चेक कीजिए 3 के गुणांक में ही होगी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या बनाई नहीं जा सकती, इसलिए इसका सीधा सा आंसर रहेगा 0, ठीक है। चलिए, मतलब 3 की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें अंक 4 तो है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए ये क्या पूछना चाह रहा है। ऐसी कौन सी संख्या है 1 और 100 के बीच में जिसके अंदर 4 आता है पर वो 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 54, उसके अंदर 4 तो है। ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 4 डिजिट होना चाहिए। तो ये 4 से विभाज्य है। देखिए 4 से विभाज्य है 13 × 4 52 और 14 × 4 56, 52 और 56। 54 तो आता ही नहीं, 54 तो आता ही नहीं। तो ये 4 से विभाज्य नहीं है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढ सकते हैं, सबसे पहले 4 डिजिट हो ऐसी कितनी संख्या है हमारे पास। तो देखिए इतनी संख्या है 4 14 24 34 44 54, फिर ये इतनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब कई स्टूडेंट्स है वो यहां पर स्टॉप हो जाएंगे और आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे तो सक्सेसफुली उसका आंसर 5 ही मिलेगा और वो आंसर सीधा टिक कर देंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और वो आंसर हमें सीधा ऑप्शन में दिख रहा है तो हम ऐसा ही समझते हैं कि हमने राइट किया है। पर आपकी एक भूल यहाँ पर हो रही है। देखिए आपने 40 को नहीं गिना, 41 को नहीं गिना, 42 को, ये सारी संख्या उसमें भी 4 तो है ही ना। क्वेश्चन क्या था, जिनमें एक अंक 4 है, ठीक है। तो ये सारी संख्या हमें लेनी है। 43 44 तो यहाँ आ गया, 45
46, 47, 48 और 49, इसमें भी पूरी 4 की लाइन है। तो ये टर्निंग पॉइंट था ये क्वेश्चन के अंदर। जिसने ये नहीं देखा तो उसका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। अब हम देखते हैं 4 के मल्टीपल में कौन सी है, मतलब 4 से विभाज्य कौन सी है। तो ये 4 से विभाज्य है तो ये नहीं लेंगे। 24 भी विभाज्य है, नहीं लेंगे। 44 नहीं लेंगे। 64 नहीं लेंगे। 84 भी नहीं लेंगे। यहाँ पर 40 नहीं लेंगे। 48 भी हम नहीं लेंगे। तो कौन सी लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इसमें ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य नहीं है? तो ऐसी कितनी संख्या है? 12। अगर मैं ये लाइन निकाल दूं, सपोज जो जिसने गलती की है वो वही गलती की होगी। ये लाइन अगर मैं निकाल दूं तो यहां गिनो 1, 2, 3, 4 और 5, तो वो सीधा यहाँ टिक ही करेगा। उसको लगेगा 5 सही आंसर है, पर नहीं है, इसको गिनना जरूरी है। तो इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, ऐसी 12 संख्या हमें यहाँ मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। शिक्षक और 3 छात्र है, मतलब टोटल 4 लोग हुए। यदि 3 छात्र समान आयु के हैं, 3 और 3 छात्र समान आयु के हैं और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है। शिक्षक और 3 जो प्रत्येक छात्र है उसका जो अंतर है वो 20 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये एक शिक्षक और 3 छात्र, मतलब 1 + 3 टोटल 4 लोग हुए। तो औसत का एक इक्वेशन है, जो भी औसत है वो कैसे निकलती है? ऊपर सम होता है और नीचे होती है संख्या, बराबर। संख्या यहां पर 4 है, औसत भी दी गई है 20, तो 4 × 20 80। तो ये चारों का टोटल पहले तो मुझे मिल गया 80 है। ठीक है, समझिए। और दूसरी चीज हमें वो बताई गई है कि छात्र और शिक्षक के बीच का अंतर कितना है? तो कोई वो 20 है। अब मैं ऑप्शन पे से बहुत ही सीधे उसका आंसर ले सकता हूं। कैसे? सपोज टोटल हुआ 80, उसमें से मान लो कि टीचर 25 का है, तो 80 में से 25 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। 55 बचेगा। ये 3 छात्र की उम्र है, तो उसको 3 से डिवाइड करिए, नहीं हो पाएगा, तो ये आंसर नहीं है। अगर मैं ऑप्शन लेता हूं 30, 80 में से 30 निकालिए 50, 3 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तीनों छात्रों की उम्र सेम है, इसलिए मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। सपोज मैं आंसर लेता हूं 35, तो 80 में से 35 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा? 45, 3 से डिवाइड कीजिए 15। ठीक है, तो एक स्टूडेंट की एज कितनी हुई? 15। शिक्षक की एज कितनी हुई? 35। दोनों का गैप देखिए कितने का है? 20 का है। तो सारी शर्तें यहां पर पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो ये जो टीचर है उसकी एज यहां पर कितनी आएगी? 35 ईयर्स, मतलब के 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3000 रुपये में बेच दी, तो उसको 20% की हानि उठानी पड़ी। तो उसने कार खरीदने में कितने रुपये खर्च किए होंगे? समझिए, ये बहुत सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। सपोज कोई चीज़ का मूल्य 100% है और उसमें उसको बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब 100 - 20 80। तो उसको कितने प्रतिशत मूल्य मिला? 80, क्योंकि 20 तो उसका लॉस हो गया। 100 की थी -20 80। ठीक है, तो ये राशि क्या है? ये राशि वो है जो उसको बेचने पर मिल रही है, मतलब वो जो प्रोडक्ट थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू, मूल जो मूल्य है वो कितना है? 100%। 20% की हानि, मतलब ये 80% ही है। तो मुझे तो प्योर वैल्यू चाहिए, जो मूल कीमत थी वो चाहिए, वो 100% है। तो एक तरह ऐसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 80% बराबर 3 लाख, तो 100% बराबर कितना? तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। ये 0 0 निकल गए।
यहाँ पर आधा करता हूँ तो 5, यहाँ पर 4, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आधा करता हूँ तो 2, इसका आधा करूंगा तो 1.5 लाख हो जाएगा, और 2 से तो 75,000 हो जाएंगे। तो 75,000 ये और 5 ये, 75,000 इंटू 5, तो ये 3 जीरो को निकाल दीजिए, सीधा रख दीजिए, 5 इंटू 5 25, तो 3,75,000 आंसर हुआ उसका। कितने रुपए की थी वो ओरिजिनल वैल्यू? 3,75,000 की। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं क्वेश्चन मेरे सामने आया होता पेपर में, मैं पेपर देने के लिए बैठा होता, तो मैं इसका आंसर, ये तो मैंने आपको बताया ये मेथड है, ठीक है, इसका आंसर और भी शॉर्ट में दे सकते थे। कैसे? समझिए, सपोज मूल कॉस्ट प्राइस है जो कि कितने रुपये खर्च किए थे, सपोज उसका मूल्य 3,60,000 होता, अगर होता, और 20% उससे निकाल दीजिए, कोई भी रकम है उसका 20% सबसे पहले तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सीधा, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि 500 का 20% कितना होगा? 100 होगा। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं। कैसे? 500 का 10% होगा 50, एक डिजिट पहले पॉइंट रख दीजिए, मतलब 10% हो गया 50, तो उसका 2 गुना 100। सपोज मैं ऐसा बोलूं 18,000 का 20% कितना होगा? 18 और 2 36, 3600 होगा। समझ सकते हैं? तो देखिए इसका 20% कितना होगा? 3,60,000 का, तो उसका 20% हो जाएगा 36 2 72,000। तो ये 3,60,000 में से 72,000 माइनस करूँ तो 3 लाख तो आ नहीं रहा, मुझे जो सेलिंग प्राइस है वो 3 लाख आ जानी चाहिए, तो इसमें नहीं आ रहा। यहां पर देखिए तो यहां पर भी नहीं आएगा। इसका कितना होगा 20%? 37,000 इंटू 2, मतलब कितना हुआ? 74,000 हुआ। तो 3,70,000 में से 74,000 माइनस करोगे तो भी 3 लाख नहीं आएगा। यहां आएगा, देखिए इसका 10% होगा 37,500, और उसका डबल कीजिए, उसका डबल हो जाएगा सीधा 75,000। तो 3,75,000 में से ये 75,000 जो 20% वाला है वो निकाल दीजिए, तो मिल गया 3 लाख। ऐसे भी हम सिर्फ ऑप्शन को ध्यान से देखकर भी इसका आंसर हम दे सकते हैं। चलिए, हाँ, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन मार्क +1 क्वेश्चन मार्क, तो ये जो डिजिट में क्वेश्चन मार्क जो दिए गए हैं उसको हमें किसका प्रतीक ये दर्शाता है? 2 है, 3 है, 5 है या 4 है। सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये 2 है, समझ लीजिए ये 2 है सपोज, तो मैं इसका अगर सम करूंगा तो यहां से होगा 1, यहां तो 1 है, 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, मतलब ये जो डिजिट होगा वो 9 आएगा। क्या आएगा? 9। तो भाई 9 तो हमने एज्यूम नहीं किया था, हमने तो एज्यूम 2 किया था, तो ये 2 आंसर इसका नहीं है। सपोज ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां हम 3 लिख देते हैं। देखिए तो करिए सम। देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 3 13 53 33 और 31, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया सीधा, आपको ध्यान में आए। तो इसका सम कीजिए, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13, मतलब ये डिजिट 3 आया जो हमने गेस किया था। देखिए तो आंसर मिल गया, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट डिजिट पे से ये क्वेश्चन गिनना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कहा गया है, यदि आपके पास 2 सीधी 7.5 फुट की और 3.25 फुट की छड़े हैं, तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं? समझिए, 7.5 फुट की एक है स्टिक है और एक 3.25 फुट की है। कितनी? 7.5 तो नाप ही सकते हैं, 3.25 भी नाप सकते हैं, मतलब ये तो मिनिमम हुई, ठीक है, ऑप्शन में भी है, पर ये आंसर नहीं है। समझिए, सपोज ये 7.5 फुट की एक है
और मैं 3.25 दो बार नापता हूँ। देखिए ये पूरा 7.5 है, उसको 3.25 में दो बार ऐसे करके गिनूंगा तो ये बचेगा वो कितना होगा, 3.25 ये है, 3.25 ये है, दोनों का सम करो तो 6.50 मिलेगा। तो ये पूरा 7.5 था, उसमें से 6.5 निकाल दीजिए, 7.5 में से 6.5 निकाल दीजिए, सीधा 1 बचेगा। तो वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो आएगा 1 फुट। उसका आंसर आएगा 1 फुट, जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा ये स्टिक्स की मदद से, एक छड़ी की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुक्रम में एक कोई संख्या दी गई है, उसकी प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय क्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। मतलब ये जो सीरीज दी गई है उसमें अभाज्य संख्याओं का कोई रोल है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा कुछ पूछने का यहाँ पर प्रयास है। देखिए ये जो इसके पीछे का लॉजिक है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके आगे 13 है, इसके आगे 17 है, इसके आगे 19 है, इसके आगे 23 है, 29 है और यहाँ पर 31 है। ध्यान से देखिए ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं प्राइम नंबर से। देखिए 13, 17, 19, 23, 29, 31। 31 के बाद 33 आता है पर वो अभाज्य नहीं है। 33 के बाद 35 आता है, वो भी अभाज्य नहीं है। तो 35 के बाद 37 आता है, 37। और यहाँ जो संख्या इससे +1 है तो 37 + 1 37 और 1, मतलब जवाब आएगा 38। कुछ नहीं है, ये सारी जो संख्या क्रम में है वो अभाज्य संख्या +1 है। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पर इजीली विदिन 5 to 10 सेकंड हम जज कर सकते हैं कि उसका आंसर आएगा 38। चलिए, और वैसे भी ये ज़्यादा सिंपल हो गई इसलिए कि उसमें क्या कहा गया था कि ये संख्या अभाज्य के रिलेटेड है, तो हम इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक पुस्तिका है जिसके पन्ने सामान्य रूप से पहले पन्ने की संख्या 1 है, फिर प्रारंभ करते हुए अंकित की गए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पन्ने होते। एक पन्ना होता है ये साइड 1 तो उसके पीछे 2, फिर नेक्स्ट पेज 3, 4, नेक्स्ट पेज 5, 6 ऐसे ही होता है। ठीक है, इस पुस्तिका के एक पन्ना उसमें से फाड़ लिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है। बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ, बचे हुए जो पन्ने हैं, एक पन्ना हमने फाड़ लिया, बाकी के जो पेजेस बचे, पन्ने बचे, उसके जो डिजिट है 1, 2, 3 ऐसे जो उसके जो संख्या है उसका योग किया जाता है, वो मिलता है 195। वो कितना मिलता है 195। तो फटे हुए पन्ने पर निम्न में से कौन सी संख्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा रोल है सम ऑफ नंबर्स। अगर 1 से लेके 10 तक का सम करना है तो इसका एक इक्वेशन है n/2 n+1, आपको पता ही होगा। इसका इक्वेशन है n/2 n+1। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अगर कैलकुलेशन में जाओगे तो n/2 n+1 इज इक्वल टू, वहां दिया गया था 195, यहाँ पर ले जाओगे तो इसका डबल करोगे तो 390 होगा लगभग, बराबर। मतलब इसके आजू बाजू की कोई संख्या होगी, 19-20 के आजू बाजू के पेजेस होंगे। कैसे, वो देखिए। सपोज मैं ऐसा गेस करता हूं कि पूरी बुक में 20 पेज है। कितने पेज है 20, मतलब पहले पेज पर 1, 2, 3 ऐसे करते हुए 20 तक का सम अगर मैं करता हूं, योग करता हूं, तो कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा n/2 n+1, n बराबर 20 रखिए, 22 20 + 1 तो कितना सम हुआ 210। अगर मैं 20 पेज लेता हूं तो सम कितना हुआ 210, पर मुझे तो सम 195 मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, 15 कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, 15 कम मिल रहा है। 15 कम इसलिए मिल रहा है कि एक पेज को फाड़ दिया है,
तो जिस पेज को फाड़ दिया है उसका मूल्य कितना होगा, उसका सम कितना होगा। कोई भी पेज होता है, सपोज ये पेज है, तो उसकी दो साइड होती है, यहां पर भी कुछ नंबर होगा और यहां पर भी कुछ नंबर होगा। तो ये दोनों का मूल्य, ये दोनों का योग कितना होगा, 15। कैसे पता चला, इसका डिफरेंस 15 है इसलिए। ठीक है, 20 पेज में होना कितना चाहिए, 210 है कितना, 195। कितना डिफरेंस है, 15 का। तो वो जो पेज हमने फाड़े हैं, देखिए अब ऑप्शन ध्यान से देखिए, 5, 6, 7, 8, 11, 12 और 9, 10, इसमें से कौन से दो पन्ने जिनका योग 15 हो रहा है, तो 7 और 8 कितने हुए, 15। तो जो बीच में से पन्ना फाड़ा है वो कौन सा है, 7 और 8 वाला। ठीक है, चलिए, बहुत थोड़ा इसका आपको नॉलेज हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसका जो इक्वेशन पता हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें माना कि A3BC, ABC कोई नंबर्स है, क्या है पता नहीं, A3BC DE2F 4 अंकों की संख्या है जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़ा भिन्न अंक दर्शाता है। जो ABCDEF है वो 3 से बड़ी कोई एक संख्या है और सिंगल डिजिट है। 3 से बड़ी मतलब 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से कोई भी हो सकती है। यदि संख्याओं का योग 15, 9, 0, 2 है तो A और D के मानों के बीच अंतर क्या होगा। A और D का डिफरेंस, यहां पर पहला A है और यहां पर पहला D है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दो संख्या है, कौन सी दो संख्या है, A3BC और दूसरी संख्या कौन सी है, DE2F। ठीक है, सारी संख्या जो है वो 3 से बड़ी है, मतलब कौन सी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारी हो सकती है। उसका योग है वो कितना है, 15,902, ऐसा कोई योग उसका मिला है। तो क्वेश्चन क्या है, A और D के मानों के बीच अंतर क्या होगा, A और D के मूल्य के बीच में कितना अंतर होगा। सबसे पहले सम तो हम ऐसे ही करते हैं, ये और प्लस ये, तो यहां पर आएगा, ये दोनों 3 से बड़े, समझिए ये दोनों 3 से बड़े, तो उसका सम 2 तो हो नहीं सकता, 12 हो सकता है और 22 भी नहीं हो सकता। क्यों, अगर मैं दोनों को 9, 9 ले लूं तो भी 18 ही हुआ, 22 तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सी दो संख्या का मूल्य 12 होगा, क्योंकि यहां 2 डिजिट मिल रहा है इसलिए 12 लेना है हमें। तो इसमें से कौन से दो नंबर में लूं तो उसका सम 12 होगा। तो दो ऑप्शन है, 7 और 5 12, 8 और 4 12, दो हो सकते हैं। ठीक है, एक बार यहां भी लिख लेता हूं, A3BC DE2F। सपोज इसको मैं 4 लेता हूं, इसको 8 लेता हूं, तो 4 और 8 12, 12 का 2 और यहां पर 1 आएगी। गुजराती में वत्ती बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहां पर 1 आएगा। चलिए, तो 2 और 1 3, ये तो फाइनल है। ये B का मूल्य मैं क्या लूं, तो यहां 0 मतलब 10 लेना है। तो 2 और 1 3 तो है ही, तो B का मूल्य मुझे लेना पड़ेगा 7। 7 और 2 9 और 1 10, हो गया 0। तो यहां पर 0, तो यहां पर वृद्धि 1 आएगी। ठीक है, यहां पर मुझे 9 लेना है, तो 3 और 1 4, तो यहां पर मैं क्या लूंगा, 5 लूंगा। 4 और 5 9 हो गए। ठीक है, चलिए 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, तो ये दोनों का सम क्या है, तो 15 है। अब कौन से डिजिट मैंने ले लिए, ध्यान से देखिए, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, क्या बचे, 6 और 9 बचे। क्या बचे, 6 और 9। तो एक को मैं 6 लूंगा, तो एक को मैं 9 लूंगा, तो दोनों का सम हो गया 15 हो गया। ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन ये पूछा है कि A और D का जो भी मूल्य आप ले रहे हैं उसका डिफरेंस क्या है। तो इसका डिफरेंस तो सीधा दिख रहा है, 3 का डिफरेंस है।
यही है ना क्वेश्चन, ए और डी के मानों के बीच अंतर क्या है? 3 का अंतर है मित्रों। तो यहाँ पर हम इजीली टिक मार्क कर सकते हैं, आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक और ऑप्शन लेके चेक करते हैं, अभी मैंने चेक नहीं किया, यहाँ पर हम चेक करते हैं। इसको हम 7 लेते हैं, इसको 5 लेते हैं। चलिए, तो 7 और 5 15, 902, 7 और 5 12 का 2, यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर क्या लूँ? b + 2 + 1, 2 और 1 3। तो किसमें मैं 3 ऐड करूँ तो मुझे 10 मिलेगा। किसमें मैं 3 ऐड करूँ तो 7 में 3 ऐड करूँ तो ही 10 मिलेगा, बाकी किसी में ऐड करूँगा तो नहीं मिलेगा। पर 7 तो मैंने यहाँ ले लिया है, तो यहाँ पर ले नहीं सकता, इसलिए ये कंडीशन ही फॉल्स है। तो ये कंडीशन में ही हमें सोचना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन रह गया है। ठीक है, तो आंसर हमें मिल भी गया है। इसका आंसर क्या है? 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बहुत ही सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है, लड़के लड़की कुल प्राप्तांक। तो x का मान, सपोज यहाँ दिया गया लड़कों का अंग्रेजी माध्यम में जो मार्क्स है, एवरेज मार्क्स लड़कों के वो 9 है, सॉरी लड़कियों के 9 है, लड़कों के 8 है, और पूरे क्लास के मतलब लड़के लड़की दोनों के मिला के कितने? 8.8। ऐसे हिंदी माध्यम में 8 और 7 है, लड़कियों के 8 है, लड़कों के 7 है। तो दोनों के मिला के मतलब लड़के और लड़कियों के मिला के हिंदी माध्यम में जो उसका मान है, एवरेज है, वो क्या होगा? ये हमें पूछा गया है। सबसे पहले इसके अंदर आंसर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मैं बताता हूँ। अगर हम इसको रेशियो की नज़र से देखते हैं तो उसमें कैसा इक्वेशन है? ये साइड लड़कियां लिखता हूं मैं सपोज, और ये साइड लड़कों के मार्क्स लिखता हूं एवरेज। ये साइड लड़कियां, ये साइड लड़के, बीच में जो टोटल होगा लड़के लड़कियों दोनों का वो मैं यहां लिखूंगा 8.8। यही समझाता हूं। इस तरफ लड़कियां मतलब फीमेल और इस तरफ मेल मतलब लड़के, ये लिखता हूं। बीच में पूरे क्लास की एवरेज लिखूंगा 8.8। तो इन दोनों का मुझे रेशियो सीधा मिल जाएगा कि भाई क्लास में लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या है, वो मुझे यहां से सीधा मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, 8.8 माइनस 8 मतलब 0.8, और इसका माइनस करूंगा तो 0.2। यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, ये दोनों का रेशियो मिल गया। अगर 8 लड़के होंगे, 8 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने होंगे? 2। अगर 10 की भी संख्या है, 10 की संख्या है, 8 लड़की और 2 लड़के, और इसको ये भी कह सकते हैं 4:1। अगर 5 की संख्या है क्लास की तो 4 लड़कियां और 1 लड़का, ये एवरेज रहेगी। तो हमें पूछा है हिंदी माध्यम में लड़कियां दी गई है, लड़के दिए गए हैं, क्लास की एवरेज पूछिए। तो लड़कियां 8 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ मैं ऐसा क्या लिखूंगा कि रेशियो तो यही रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है 7.8। ऑप्शन क्या है? 7.8। तो इसका निकालिए 0.8, इसका माइनस कीजिए 0.2। अरे भाई वही मिला, देखिए जो पहले मिला था 0.8 और 0.2। इनफैक्ट 8 × 2, इनफैक्ट 4 × 1। ठीक है, तो बस ये 7.8 जो हमने पहला एज्यूम किया वही राइट आंसर है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, आइडिया ना आए कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल कैलकुलेशन मेथड वही है कि ऑप्शन के ऊपर से आप जवाब गैस करने का प्रयत्न कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई एक बोतल में लिक्विड ए, द्रव ए 20 लीटर की मात्रा में है, द्रव्य। ठीक है, इसमें द्रव्य ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव्य बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। ठीक है, सपोज 20 लीटर है, 4 लीटर में निकालूंगा तो कितना बचा? 16 बचा, और जितना मैंने निकाला था मतलब 4 निकाला था तो 4 में बी डाल दूंगा, तो 16 ए और 4 बी, ऐसा हो गया। चलिए
फिर से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव्य बी की उतनी ही मात्रा फिर से ऐड की जाती है, तो अंतिम मिश्रण में ए और बी की मात्रा का अनुपात मतलब कि रेशियो क्या होगा। मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं, ये सीधा भी क्वेश्चन गिन सकते हैं। समझिए, सबसे पहले 20 लीटर था, आखिर तक 20 लीटर ही रहेगा, आखिर तक 20 लीटर ही रहेगा। ए और बी की मात्रा चेंज होगी। सबसे पहले ए 20 था और बी 0 था। हमने क्या किया, यहां से 4 लीटर निकाला, तो 4 इसमें से ही तो निकलेगा, ये तो है ही नहीं, तो 4 निकाल लिया, तो ये हो गया 16, और 4 निकाला था उतना ही हम बी डालेंगे, तो बी कितना डालेंगे 4, टोटल कितना हुआ फिर से 20 हो गया। यहां दोनों का रेशियो हुआ 16:4। ठीक है, अब फिर से 20 लीटर है, फिर से मैं 4 लीटर निकालूंगा, तो इस बार 4 सिर्फ यहां से नहीं जाएगा, यहां से भी जाएगा। कौन से रेशियो में जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो है 4:1। ठीक है, अगर मैं 4 लीटर निकालूंगा तो 4:1 मतलब इसका टोटल हुआ 5, तो 4 को मैं 5 से भागूंगा तो 0.8 मिलेगा, और दूसरी तरफ मुझे मिलेगा 3.2। ठीक है, 4 ये 4:1 है, मतलब क्या, टोटल 5 पार्ट मैंने है, एक 4 पार्ट इसके, एक पार्ट इसका है, तो ये 4 लीटर अगर मैं निकाल रहा हूं तो 3.2 यहां से जाएगा और 0.8 यहां से जाएगा, तो 16 में से अगर मैं 3.2 निकालूंगा तो 16 में से 3 13, और दूसरे दो 12.8, और यहां से 0.8 निकालूंगा तो बचेगा 3.2। तो बस इसका ही हमें मूल्य लेना है। ठीक है, इसको मैं आधा कर देता हूं 64, तो इसका आधा 16, इसका आधा 32, इसका आधा 8, 8 चौक 32, तो यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका रेशियो कितना हुआ 4:1, 4 के मान में 1। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है 4:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यह भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले मैं पूरा सम गिनने का प्रयत्न करूंगा, आंसर तक हम लोग जाएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें गिनना ही नहीं था, सीधा आंसर मिल रहा था, पर कैसे वो एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बल्लेबाज उसकी 50वीं पारी के बाद, मतलब उसकी 50वीं पारी खेलने के बाद उसका औसत स्कोर, एवरेज उसकी रन रेट है वो है 46.4, मतलब हर मैच में उसने 46.4 रन किए, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, किए नहीं होंगे, हर मैच में सेम रन नहीं होते, पर ऐसा कह सकते हैं कि 50 मैच उसने जो खेली है उसके एवरेज रन है वो कितने हैं 46.4। अब वो 60वीं पारी के बाद, मतलब और 10 मैच उसने खेल लिए, उसके बाद उसकी जो एवरेज जो रन है उसमें 2.6 बढ़ जाता है, मतलब इसमें आप 2.6 प्लस करोगे तो 49 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी एवरेज रन है वो कितने हो गए 49। पहले उसकी एवरेज कितनी थी 46.4, अब एवरेज कितनी है 49। तो जो पिछली जो 10 उसने पारियां खेली है उसका औसत स्कोर क्या था, देखिए उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो 50 उसने पहले मैच खेली थी उसमें टोटल रन कितने किए थे वो ऐसे मिल सकते हैं 46.4 इंटू 50, मतलब 464 इंटू 5, 2320 इतने रन किए थे। ठीक है, 60 मैच के बाद उसने कितने रन किए, तो टोटल रन हम ऐसे गिन सकते हैं 60 इंटू नई रन रेट है वो कितने 49, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 49 इंटू 6, 2940। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे तो 10 मैच के रन टोटल मिल जाएंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। इसको अगर हम माइनस करते हैं, चलिए इन दोनों को माइनस करते हैं, ये 80 24 और 5 580, 580 और 40,
620 कितने हुए? 620। देखिए ये 50 मैच के रन है, ये 60 मैच के रन है, तो 60 में से 50 गए तो 10 मैच के रन मिलेंगे। 10 मैच के रन 620 है, डिवाइडेड बाय 10 मैचेस, क्योंकि 10 मैच खेलिए तो सीधा मिल जाता है 62। क्या मिला हमें? 62। ठीक है, तो ये उसका आंसर रहेगा। मैंने और एक बात की थी कि इसका आंसर हम सीधा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सपोज ये 50 मैच में उसकी एवरेज थी 46.4 और 10 हर मैच में वो और 10 मैच खेलेगा, सारी मैच में 46.4 रन करेगा सपोज, तो उसकी एवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी एवरेज से ही रन हर मैच में कर रहा है। पर ये 2.6 जो है वो हर मैच में बढ़ रहे हैं, एवरेज में बढ़ रहे हैं, मतलब हर मैच में बढ़ रहे हैं। हर मतलब कितनी? तो उसने टोटल मैच खेली है 60। ठीक है, तो यहां तक 46.4 और प्लस 2.6 मतलब नई एवरेज हो रही है 49। ठीक है, सपोज हम ऐसा गैस करते हैं, ये 2.6 है, वो पिछली 50 मैच में गिनिए, 50 मैच में 2.6 की बढ़ोतरी आई है, तो ये 13 मतलब 130 रन, 130 रन प्लस ये जो 10 मैच है उसकी तो नई रन रेट क्या है? 49। 10 मैच है उसकी तो रन रेट है 49, तो ये 490 हुए। इसको प्लस कीजिए 620 डिवाइडेड बाय 10, सीधा यहाँ पर भी आंसर आ गया 62। तो बहुत सारे तरीके आंसर ढूंढने के लिए, पर आंसर सही होना चाहिए, जो कि है इस एग्जाम्पल में 62। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य, मतलब पुराना जो मूल्य था वो क्या होगा? प्रारंभिक, शुरुआत पे था, बाद में उसका मूल्य कुछ 25% से बढ़ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 2 से भी ज़्यादा, और मैं 2 मेथड यहाँ पर आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। एक डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, एक सिंपल है जो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। कोई भी कैलकुलेट जो कर सकता है वो मेथड है बाय ऑप्शन। समझिए कि 1 किलो चावल का भाव, पुराना भाव था 30 रुपये, पुराना मतलब ओल्ड, नया मतलब न्यू। 1 किलो के 30 रुपये थे, तो नया भाव क्या होगा? सपोज ओल्ड भाव था 40, तो नया भाव क्या होगा? सपोज ओल्ड था 50, तो नया भाव क्या होगा? 60, तो नया भाव क्या होगा? वृद्धि हो रही है, इसमें 25% की वृद्धि कीजिए। 25% मतलब इसका किसी का भी 25% मतलब डिवाइडेड बाय 4, 30 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 7.5, 30 का आधा 15, उसका आधा 7.5, तो नया प्राइस होगा 37.5। यहाँ पर नया प्राइस हम लेंगे तो वो होगा 50, यहाँ पर नया प्राइस लेंगे तो इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 12.5 मतलब 62.5, और यहाँ पर 15 प्लस मतलब 75। तो ये ओल्ड प्राइस हो गई, ये न्यू प्राइस हो गई। उसके पास कितने रुपए थे? तो पहले भी 1200 ही थे, बाद में ही 1200 ही थे। सपोज मैं ये 2 ऑप्शन मुझे अभी कैलकुलेशन के लिए इजी लग रहे हैं, तो ये दोनों से मैं इससे शुरुआत करता हूँ। अगर मेरे पास 1200 रुपये है और 1 किलो का भाव 40 है, तो मुझे कितने किलो चावल मिलेंगे? 30 किलो मिलेंगे। 40 गुना 30 1200। ठीक है, अगर 1 किलो का भाव 50 हो जाता है, 1200 डिवाइडेड बाय 50, ये 0 0 चला गया, 5 2 10, 24 रुपये। ठीक है, 24 किलो। तो 40 रुपये के अगर चावल होंगे 1 किलो, तो मुझे 30 किलो मिलेंगे।
50 रुपये अगर कर दूँ तो 24 किलो मिलेंगे। तो पहले कितने किलो मिल रहे थे मुझे? 30 किलो मिल रहे थे। अभी कितने किलो मिल रहे हैं? 24 किलो मिल रहे हैं। तो पहले से कितने किलो कम हुए? तो 6 किलो, वही तो पूछा था। तो यहाँ पर मुझे सीधा आंसर यहाँ पे सीधा मिल ही गया। ठीक है, तो यही राइट आंसर है 40। पुराना मूल्य 40, नया मूल्य 50। सपोज ये ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, हमें सीखना है इसलिए हम सारा ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। अभी 75 ये एक ट्राई कर लेते हैं। अगर 1 किलो का पुराना भाव 60 है और वो बढ़ के हो जाता है 75, अगर 60 रुपये का भाव है तो 1200 रुपये में कितने किलो चावल मिलेंगे? तो 20 किलो मिलेंगे। अगर 75 का है तो 1200 डिवाइडेड बाय 75। अगर यहाँ सीधा हम 5 से भाग चलाए तो 25, यहाँ 5 से चलाएंगे तो 5 2 10 2 20 240। ठीक है, और 5 से चलाएंगे तो यहाँ 5 और यहाँ 5 चौक 20 4 40 48। तो 48/5 मतलब कुछ पॉइंट में किलोज आएंगे। कितने किलो आया? वो पॉइंट में आएगा 9.6 तकरीबन। तो पहले कितने किलो मिल रहे थे? 20 और अब 9, मतलब 10 किलो कम हो गया। हमें तो 6 किलो ही कम करना है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन पे से कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। इस प्रकार के एग्जाम्पल की सेकंड मेथड भी है, समझाने का छोटा सा प्रयास करूंगा, समझिएगा। जो भी कीमत दी गई है उसको पहले लिख दीजिए, जितने में प्रतिशत दिए गए उसको भी लिख दीजिए। 1200 के 25%, मैंने अभी बोला था किसी भी संख्या का 25% मतलब उसका चौथा भाग। 1200 का चौथा भाग हो गया 300। और कितने किलो दिया गया उसको लिख दीजिए 6। सीधा डिवाइड ही करना है। जितना भी यहाँ मूल्य आए उसको जितना किलो कम ज़्यादा उससे सीधा डिवाइड कीजिए 50। तो ये आपको जो मूल्य मिलेगा वो पर केजी का ही होगा, पर नया पुराना तो वो हमेशा नया होगा। ये न्यू प्राइस है। चावल की न्यू प्राइस है वो कितने है? 15 रुपीज़ पर केजी। 15 रुपीज़ पर केजी। पर मुझे तो पुराना मूल्य पूछा गया है, प्रारंभिक। तो पहली बात, ये बढ़ा हुआ प्राइस है, तो जो कम वाला होगा वो इससे तो कम ही होगा। तो सबसे पहले 50 से कम वाले दो ऑप्शन ही रहेंगे हमारे पास, 30 और 40। इसमें भी हम ऑप्शन से जाएंगे। 40 का 25% बढ़ा दीजिए। सपोज 1 किलो का भाव 40 है, 1 किलो चावल की कीमत 40 रुपये है, 25% बढ़ाइए। 40 25% और 40 का 25% 10 रुपये हुआ। 40 और 10 हो गया 50। यहाँ टैली नहीं होगा, देखिए 30 का 25% है वो होगा 7.5। 30 प्लस 7.5 37.5, यहाँ तो 50 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी सीधा हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। ए से जेड तक 1 से 6 का क्रम है और क्रमांकित किए गए हैं। तो GHI बराबर 157 है, DF बराबर ये, तो ABC का बराबर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए D मतलब D कितना हुआ? ABCD। D मतलब हुआ 4, E मतलब हुआ 5 और F मतलब हुआ 6। यहाँ तो 912 है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं डबल करता हूँ। 6 2 12, 1 5 4 2 8 और 1 9, 912 मिल गया। यहाँ पर भी ABCDEFG, G मतलब 7, ये 8 और ये 9, इसका 2 गुना करेंगे ना तो सीधा यही मिलेगा। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है। A मतलब 1, B मतलब 2 और C मतलब 3। इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 2 6 4 2। ठीक है, तो आंसर D आपको सिर्फ टिक करना है, पर इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ये उसका 2 गुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे पहले तो यहाँ पर अपूर्णांक में संख्या दी गई है और जो भी संख्या उसकी जो घात है वो माइनस में है, पावर जो बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो ये ऐसा लिखा है सपोज के 4⁻³ तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4�3। अगर किसी का घात का मूल्य माइनस में उसको हम
व्यस्त करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। सपोज ऐसा लिखा है 1/5 तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको व्यस्त करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 5/3। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, एक की कोई भी घात होगी वो एक ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 2 की 6 घात हो गई, यहाँ 3 की 4 हो गई, यहाँ पर 4 की 3 हो गई और यहाँ पर 6 की 2 हो गई। देख लेते हैं, 2 की 6 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। यहाँ पर देखिए 4 की 3 घात 4 × 4 × 4 मतलब यहाँ भी 64। यहाँ पर देखिए 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 81। यहाँ पर देखिए 6 × 6 मतलब 36। तो आप ही बताइए इसमें से बड़ा कौन है? क्लियरली दिख रहा है बड़ा 81 है, तो इसका आंसर आएगा ये 1/3⁻⁴। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी कार्य का 20% 8 दिन में पूरा कर सकता है। समझिए 20% 8 दिन में कर रहा है, 20% 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? सिंपल है, 20 × 5 100% मुझे करना है, पूरा काम मतलब 100%। तो 20 × 5 करूंगा तो यहां भी गुना 5 कीजिए, 8 × 5 40। तो x नाम का व्यक्ति है वो 40 दिन में कोई काम पूरा करेगा, अभी से जान लीजिए। दूसरा व्यक्ति y 25% 6 दिन में, तो उसको अगर मुझे 100% करना है तो गुना 4 करूंगा, तो यहां भी गुना 4, 6 चौक 24। तो y पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24, ठीक है। तो यदि वे दोनों साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिन में पूरा होगा? समझिए, सबसे पहले इसका लसा एलसीएम उसका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस दोनों का एलसीएम होगा 120, मतलब टोटल काम है वो कितना है? 120। अब इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी होगी? ध्यान से देखिए, 40 तिया 120 होगा और 24 × 5 तो भी 120 होगा। तो x की पर डे कैपेसिटी 3 हो गई, y की पर डे कैपेसिटी 5 हो गई। दोनों को मिलाएंगे तो पर डे कैपेसिटी 8 हो गई। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 8 काम होगा। हमें काम कितना करना है? टोटल है उसका 40%। इसका मैं 40% करूंगा तो 120 का 40% सीधा मिल जाएगा 48। मुझे कितना काम करवाना है? 48। रोज कितना काम हो रहा है? 8। कितने दिन होंगे? टोटल काम करना है 48, रोज का 8 काम हो रहा है, 8 × 6 48 बराबर। तो सीधा इसका आंसर मिल रहा है 6 दिन लगेंगे। 8 8 8 8 × 6 48 काम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक कार v किलोमीटर कुछ किलोमीटर है जिसका नाम v दिया गया है। v km/h की औसत से x से y तक जाता है, x से y तक यात्रा करती है, फिर y से x तक स्पीड बढ़ा रही है। देखो 2v औसत की चाल से, फिर 3v और उसके बाद 4v। डिस्टेंस सेम ही है, समझिए ये x है ये y है। पहले v की स्पीड से गया, 2v की स्पीड से वापस, 3v की स्पीड से जाती है, 4v की स्पीड से वापस आती है। तो टोटल जितना भी डिस्टेंस कवर किया और टोटल जो भी स्पीड उसने ली, टाइम जो लिया, उसमें उसकी औसत स्पीड एवरेज स्पीड कितनी रहेगी? तो मित्रों इस एग्जांपल को मैं एज्यूम करके गिनना चाहूंगा। सपोज मेरे पास अलग अलग स्पीड है, v है, 2v है, 3v है और 4v है। मैं v = 10 ले लेता हूं, तो 2v 20 होगा, 3v 30 होगा और ये होगा 40। दूसरी चीज, x और y के बीच का डिस्टेंस मैं कितना लेना चाहूंगा? तो जो भी डिस्टेंस मैं लूंगा वो इसके मल्टीपल में ही लूंगा, इसका एलसीएम निकाल के लूंगा। इसका बहुत बड़ा रीजन है, कभी भी हम पूरा चैप्टर डिटेल में आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अभी इतना समझाता हूं कि इसका एलसीएम निकालना है, जिसका एलसीएम मिलेगा 120, ठीक है। इसलिए मैं इन दोनों के बीच का गैप ले लेता हूं 120 किलोमीटर। x से y का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 120 किलोमीटर। अगर मैं 10 की स्पीड से जाऊंगा तो 120 किलोमीटर में मुझे लगेंगे 12 घंटे। अगर मैं 20 की स्पीड से जाऊंगा तो लगेंगे 6 घंटे।
30 की स्पीड से जाऊंगा तो लगेंगे 4 घंटे, 40 की स्पीड से जाऊंगा तो लगेंगे 3 घंटे। ठीक है, एक बार मैं गया, दूसरी बार वापस आया, तीसरी बार गया और चौथी बार वापस आया। स्पीड का जो इक्वेशन वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 120 120 120 120, 4 बार, मतलब 480 टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है? 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे। 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25। ठीक है, सीधा मल्टीप्लीकेशन डिवाइड ही कर लेते हैं। 21 25, यहाँ पर बचेगा 23 और ये 0 इंटू 9 225, मतलब 19 पॉइंट समथिंग का आंसर आया। आंसर क्या है? आंसर यहाँ जानना भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं। आंसर है 19 पॉइंट समथिंग, मतलब 10 और 20 के बीच में आया कुछ। आंसर आया 19 पॉइंट समथिंग, मतलब 10 और 20 के बीच में आया, मतलब कि V और 2V के बीच में का आंसर आया है। अब इसके ऑप्शन देखिए कि भाई इसकी औसत चाल है वो V से कम है, V और 2V के बीच में है, 2V और 3V के बीच में है, 3V और 4V के बीच में है। तो हमने अभी देखा कि जो आंसर है वो इन दोनों के बीच का आंसर है, मतलब 10 और 20, मतलब V और 2V के बीच में है, ये आएगा। आंसर जो है वो V और 2V के बीच में है। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा के प्रवाह की दिशा में निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। अचल पानी में उसकी जो चाल है, अचल पानी में जो चाल है और धारा की चाल है, उसका अनुपात मतलब कि रेशियो क्या होगा? अब अगर आपने होड़ी का चैप्टर कभी पढ़ा हो तो बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर होड़ी की अचल जो क्या बोलते हैं, अचल पानी में जो चाल है, मतलब स्थिर, मतलब जो वाटर है वो किसी भी दिशा में बह नहीं रहा है, ठीक है, स्थिर है, तो उसमें होड़ी की चाल सपोज मैं एज्यूम करता हूँ 10 है और पानी का जो फोर्स है वो 0 है। ठीक है, तो होड़ी की चाल कितनी है? 10। अगर पानी जो दिशा में बह रहा है वही दिशा में होड़ी जा रही है तो स्पीड प्लस में हो जाएगी। सपोज पानी का जो फोर्स है उसका बहने की जो स्पीड, उसकी बहने की जो स्पीड है वो 2 है, तो 10 और 2 12 हो जाएगी। सपोज पानी सामने से आ रहा है तो बोट को रोकने का प्रयास करेगा, तो 10 - 2 मतलब 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मैं 10 की स्पीड से जाऊंगा तो 10 घंटे लगेंगे, 20 की स्पीड से जाऊंगा तो 5 घंटे, मतलब समय आधा हो गया। यहाँ पर कहा है, मतलब अगर मैं प्रवाह के विरुद्ध में जा रहा हूं तो मेरी स्पीड 10 है, प्रवाह के साथ जा रहा हूं तो 20 है। तो होड़ी की स्पीड इन दोनों के बीच में होगी। सबसे पहले तो ये कितनी होगी तो वो भी बता देता हूं, 15, क्योंकि 15 - 5 तो 10, 15 + 5 तो 20, ये दोनों भी मिलने चाहिए। तो पानी की जो स्पीड है इस कंडीशन में वो कितनी होगी? होड़ी की जो स्थिर पानी में जो स्पीड है वो कितनी होगी? 15। और पानी की धारा की चाल मतलब पानी की स्पीड है वो कितनी हो गई? यहाँ पर मैंने बताया 5। प्रश्न ये पूछा गया इसका और इसका अनुपात कितना होगा? तो 15 और 5, 5 या 5 तेरी 15, तो 3:1। ठीक है, उसके जो अनुपात है, उसका जो रेशियो है वो कितना होगा? 3:1। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, 1:3 भी और 3:1 भी है, तो दोनों अलग है। हमारा आंसर है 3:1। पानी की जो चाल है वो पहले लिखनी है, जो अचल पानी में जो नाव की चाल है वो हमें पहले लिखनी है और पानी की चाल है वो हमें बाद में लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, तो उसकी संख्याओं में ऐसे कितने युग्म, कितनी पेयर्स है जिनके वर्गों का अंतर 63 है? समझिए, संख्या के वर्गों का अंतर मतलब x² - y² = 63 होना चाहिए।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू, अब 63 को हम कौन सी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। 63 इंटू 1 ये भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 9 ये भी लिख सकते हैं, 21 इंटू 3 ये भी लिख सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ 63 इंटू 1, सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, समझिएगा। तो x प्लस वाई हुआ 63, x माइनस वाई हुआ, प्लस वाले में ये बड़ी वैल्यू लूँगा, माइनस वाले में छोटी लूँगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये प्लस प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 63 प्लस 1 64, x प्लस x 2x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 32, तो उस हिसाब से y इज इक्वल टू हो जाएगा, y की वैल्यू क्या मिलेगी 31, ठीक है। तो ये x और y का एक कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरे कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे भी हो सकता है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इसका हम सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। 9 और 7 16, तो x बराबर मिलेगा 8, तो y बराबर इसमें मिलेगा 1, तो ये भी एक पेयर हो गई, ठीक है। और एक पेयर मिलेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 21, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ प्लस होगा और नीचे वाले में माइनस होगा। 2x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 12। अगर x में 12 लेता हूं तो y मुझे मिलेगा 9, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि ऐसी कितनी पेयर मिलेंगी। तो मित्रों यहाँ पर ऐसी 1, 2 और 3, ये 3 पेयर जैसे हमें मिलेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें कहा गया है 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 5/6 है। अगर मैं सब में ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में 5-5 प्लस करता जा रहा हूं, हर में दोनों में 5-5 जोड़ दिया जाता है, मतलब प्लस किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस एक के मान में न्यूनतम परिवर्तन होगा, मतलब जो चेंज है वो थोड़ा सा ही होगा, बराबर। तो मित्रों मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि इस प्रकार के एग्जाम्पल में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर देखिए डिफरेंस तो सेम ही है सबका, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, एक का डिफरेंस है अंश और हर में। जो भी आगे मूल्य जा रहा है, मतलब ये 5/6 है, सपोज 4/5 मतलब 80% अराउंड हुआ, ठीक है। 5/6 का हम अगर देखेंगे तो ये भी 80 प्लस समथिंग होगा। इसका हम देखेंगे तो 3/4 मतलब 75% हुआ, ये 66% हुआ। तो यहाँ पर डिफरेंस हमेशा न्यूनतम रहेगा, समझिए। देखिए ये 5/6 है, दोनों में प्लस प्लस ऐड करूंगा तो 5 और 5 10 और नीचे 6 और 5 11, तो 10/11 ये दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। 5/6 करोगे तो 0, 6 इंटू 8 48, 2 20, 6 इंटू 3, तो ये तकरीबन 0.83 है। और यहाँ पर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो 0.9, तो 0.83 और 0.9 ये इसका ऑलमोस्ट डिफरेंस 0.7 का है। इस सारे में यहाँ पर आप प्लस करोगे तो ये 7 हो जाएगा, 2 और 5 7 और 3 और 5 8 हो जाएगा। तो इसका भी आप मूल्य गोतोगे, अगर आप ढूंढोगे इसका मूल्य, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर ही जो भी बड़ी संख्या रहेगी वहाँ पर जो डिफरेंस है वो मिनिमम रहेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 5/6 जो बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछा होता कि परिवर्तन मैक्सिमम हुआ, सबसे ज़्यादा चेंज आया, तो फिर आंसर होता 2/3,
मिनिमम पूछा है इसलिए आंसर रहेगा 5/6। चलिए नेक्स्ट, एक अंक n जो कि 3 से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन 3 मतलब जो कि 3 से बड़ा है, 3 से भाज्य है 3 से, मतलब 3 से भाज्य है लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। अब n को कोई एक अंक लिया जाए 3 से बड़ा, 3 तो लेना नहीं है, 3 से बड़ा और 3 के गुणांक में होना चाहिए, मतलब 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, पर 6 से भाज्य नहीं है तो 6 निकल गया तो 9 हो गया। देखिए 9 3 से भाज्य है, 6 से भाज्य नहीं है, तो n के बदले हमें क्या लिखना है, n = 9 लिखना है। मतलब तो निम्नलिखित में से कौन सा 4 से भाज्य होगा। यहाँ पर मैं n = 9 लिख दूँ तो ये हो गया 18, यहाँ पर 9 लिख दूँ तो ये हो गया 22, यहाँ पे 9 लिख दूँ तो ये हो गया 28, यहाँ पे 9 लिख दूँ तो हो गया 27। इसमें से कौन सा 4 से भाज्य है, ये 4 से भाज्य है, नहीं है, ये 4 से भाज्य है, नहीं है, ये 4 से भाज्य है, नहीं है, ये 4 से भाज्य है, 4 × 7 28, तो आंसर रहेगा 3n+1। सीधा इसमें n = 9 रखना है बस। चलिए नेक्स्ट, 1 लीटर पानी का जो भार है वो 1 किलोग्राम है, तो कितने घन मिली, यहां पर मिलीमीटर आएगा, ठीक है, कितने घन मिलीलीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर = क्यूबिक मिलीमीटर। 1 लीटर है वो किसके बराबर होता है, 10 लाख क्यूबिक मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 लाख, 10 बराबर 1 kg, और 1 kg को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम, ठीक है। ये 3 शून्य निकाल देते हैं, हमें घन मिलीमीटर में जाना है, क्यूबिक में, ठीक है। तो ये हो गया 1000 क्यूबिक मिलीमीटर बराबर 1 ग्राम, और मुझे 1 ग्राम नहीं चाहिए, मुझे 0.1 ग्राम चाहिए, मतलब मैं 10 से दोनों साइड डिवाइड करूंगा, तो ये 10 चला गया और यहाँ हो गया 0.1, तो 100 क्यूबिक मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, क्यूबिक मिलीमीटर = 0.1 ग्राम जो मुझे चाहिए था। कितने क्यूबिक मिलीमीटर बराबर 0.1 ग्राम हुआ, तो हुआ 100, ठीक है। मेन चीज इसके लिए आपको जो आनी चाहिए वो ये है, अगर ये आपको पता है तो आप आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे हुए एक बर्तन का वजन भार है 40 किलो, यदि यह 1/3 भरा हुआ है, मतलब जितना भी पोर्शन है उसका 1/3 भरा हुआ है और उसका भार है 20 किलो, पूरा भरा है तो 40 किलो, 1/3 भरा है तो 20 किलो, तो खाली बर्तन का भार क्या होगा। देखिए ये भी हम ऑप्शन पे से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझिए कि एक बर्तन 10 किलो का है, समझिए बर्तन 10 किलो का है, 1/3 भरा है तो 20 किलो, मतलब 10 + 10 हुआ 1/3 का 10 किलो, और ये हुआ बर्तन का 10 किलो, ठीक है, तो कितना हुआ 20। अगर पूरा भरूंगा तो ये तो 1/3 है पूरा, मतलब इसका पानी का वजन हुआ इसका 3 गुना, मतलब 30, और बर्तन तो 10 किलो का ही, टोटल हो गया 40, तो यही आपका सही आंसर था। अगर मैं लेता हूं 20, सपोज, समझिए बर्तन का जो वजन है वो 20 है, बर्तन का वजन 20 है, और 1/3 भरूं तो भी 20 है, तो मतलब क्या पानी का कुछ वजन है ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, तो ये आंसर तो ऐसे ही माइनस हो गया, ये आंसर भी माइनस हो गया। 15 वाला चेक करवाता हूं आपको समझने के लिए। सपोज बर्तन का वजन 15 किलो है, बर्तन का वजन कितना है 15, 1/3 भरता हूं तो 20 किलो हो जाता है, मतलब 5 प्लस हो जाता है किसका, 1/3 का, टोटल हो गया 20, ठीक है। तो 1/3 का 5 तो उसका 3 गुना, मतलब यहाँ 15, और बर्तन तो 15 का ही है, तो ये दोनों का सम कितना हुआ 30, बल्कि यहाँ कहा गया है 40, तो 40 नहीं हुआ, इसलिए ये आंसर आपने जो
एज्यूम किया, क्वेश्चन ऑप्शन पे से गेस किया, तो ये कौन सा, ये कैसा हुआ, रॉन्ग हुआ। तो यही सही आंसर है जो पहला है, ठीक है। ज़्यादातर हमने ऑप्शन वाले जो एग्जाम्पल देखे उसमें पहला ही ऑप्शन राइट था। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत प्रचलित क्वेश्चन है कि एक मेंढक फिसलन वाली दीवार पे 4.5 मीटर गहरे एक सूखे कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार में मेंढक 30 सेंटीमीटर फुदकता है और 15 नीचे जाता है, मतलब 30 ऊपर और 15 नीचे, अल्टीमेटली वो 15 ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो कुएं से बाहर आने के लिए मेंढक को कितनी फुदकन की संख्या है, समझिए। ऐसे तो आंसर आप सीधा भी दे सकते हैं, पर सीधे में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा, समझाने का प्रयत्न करता हूं। दीवार की हाइट है 4.5 मीटर, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 450 सेंटीमीटर होगा। दूसरी चीज, एक बार में वो 30 ऊपर जाता है और 15 नीचे आ जाता है, मतलब कितना ऊपर गया, तो 15 ही ऊपर गया। एक बार में वो कितना ऊपर जाता है, 15 सेंटीमीटर। तो आप सीधा बताओगे 450 मतलब 450 डिवाइडेड बाई 15, तो इसका जवाब आएगा 30 बार। पर वो गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको समझाने का छोटा सा प्रयास करूंगा। एक बार में वो 15 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, समझिए। मैं इसको 28 बार उसको फुदकने के लिए बोलूंगा तो वो कितने मीटर तक, सेंटीमीटर तक जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 0 2 और 4, 28 बार में वो कितना कूद गया, 420, मतलब यहां तक आ गया है। कहां तक, 420 तक, समझिएगा। यही पॉइंट है समझने के लिए। 420 तक आ गया है, कितनी बार हुई है, 28 बार। 29वीं बार, समझिए 29वीं बार वो जब छलांग लगाता है वो तो 30 मीटर की ही लगाता है, पर वो फिसल के 15 मीटर नीचे आ रहा है। पर ये बार जब वो छलांग लगाएगा तो सीधा 420 और 30, मतलब दीवार के ऊपर चला जाएगा। 420 टॉर्च पर चला जाएगा, ठीक है। फिर वहां से नीचे नहीं आना है, बस खत्म हो गया, दीवार खत्म हो गई 450 पे, ठीक है। तो 28 और एक बार और, मतलब 29 बारी में वो दीवार पार कर जाएगा। बस यही उसका कंफ्यूजिंग पॉइंट था कि 29 और 30, तो 30 यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। इसका जवाब होगा, राइट आंसर होगा 29। चलिए, ये क्वेश्चन है जिसमें आंकड़े दिए गए और पूछा है समय अवधि में 10-10 साल के आंकड़े दिए गए हैं, 11 से 21, 21 से 31, ऐसे। किस समय अवधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी। प्राकृतिक विकास दर मतलब विकास सबसे ज्यादा कौन से 10 साल में हुआ, ये जन्म दर है या मृत्यु दर है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। सपोज इसका डिफरेंस हम लेंगे तो 35 और 13, ठीक है, और उसमें से 4 निकालेंगे तो 12.6, ठीक है। इसका डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो 10.1। तो इस हिसाब से सबका डिफरेंस हमें एक बार निकालना है, और जिसका भी डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम हो, जिसका भी डिफरेंस मैक्सिमम हो वही उसका आंसर होगा। यहां पर देखिए 37 और 14, 3 17, तकरीबन 23 पॉइंट समथिंग अराउंड आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर 19 और यहां पर देखिए तो इसका डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 41.1, 18.9, 2, 22.2, इसका देख लेते हैं। इसका है 22.3 और इसका है 22.2, दोनों क्लोज है, बहुत ही क्लोज है, ठीक है। पर हमें पता है, हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, इसलिए
इसका डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है, मतलब 71 से 81 में जो विकास है वो ज़्यादा हुआ है। ठीक है, कौन से में? 71 टू 81, इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट। इसमें इन शॉर्ट इतना कहा गया है कि ये इसमें से किसका आंसर है 1.2727 होगा। ये भी ऑप्शन पे से ही गिनना है, दोनों ऑप्शन में पहले दो में से ही आंसर है, इसका आंसर है वो भी पता है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे गिनना है, डिवाइड करना कैसा है वो आपको पता ही है। यहाँ पे 0, यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 1.1 समथिंग, मुझे तो 2 वाला चाहिए, तो मैं ये लेके प्रयास करता हूँ। 14 डिवाइडेड बाई 11, 3 0, 22, 8 80, 7, ठीक है, 3 30, तो फिर से 2 22, तो यहाँ पर देखिए 2 7 वाली जो रिदम है वो यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर यही है 14/11। चलिए नेक्स्ट। ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष मिले? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले एक काम कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम होगा 6 पंजा 30, ये 4 में नहीं आएगा, 3 में आएगा 30, तो 30 टू 60, इसका एलसीएम आपको 60 मिलेगा। ठीक है, देखिए 3 के मल्टीपल में 60 है, 4 के मल्टीपल में 15 चौक 12 पंचा और 10 6 10 इंटू 6। ठीक है, तो 60, और हमें पहुंचना है कहाँ तक? 3 डिजिट में जाना है। विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। छोटी से छोटी संख्या में ढूंढनी है, तो ये 60 करते हम जाएंगे तो 15 इंटू 60 मतलब 900, फिर उसके आगे जाएंगे तो 960, उसके आगे जाएंगे तो 1020, और जितनी भी शेष बच रही उसको प्लस करना है, तो जवाब आएगा 1022, जो कि न्यूनतम मूल्य है। ये उससे बहुत दूर है, 1020 से -8 के रेंज में है, तो ये नहीं होगा, +2 वाले रेंज में होगा, उससे ही हमें लेना है, इसलिए इसका आंसर रहेगा 1022। इन शॉर्ट इसका एलसीएम निकालना है और इसके मल्टीपल में यहाँ तक पहुँचना है और +2 करना है। जितनी शेष बचेगी उतने प्लस करने हैं। यहाँ शेष 3 बोला होता तो हम +3 करते। चलिए नेक्स्ट। एक शहर में 40 जो पुरुष है उसमें से 40% पुरुष है और 30% महिलाएं विवाहित है। जितनी भी महिला है उसमें 30% विवाहित है। विवाहित वयस्क के प्रतिशत क्या है? यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता और महिला भी उस हिसाब से पुरुष से एक से ज़्यादा विवाह नहीं करती, तो उसमें से कोई विधवा और विधुर नहीं है। विधवा भी नहीं है और विधुर भी नहीं है। ठीक है, चलिए गैस कर लेता हूं। पुरुष है वो 100 है और स्त्री भी 100 है। ठीक है, 40% पुरुष विवाहित है तो 60% अविवाहित हुए। वैसे ही 30% महिलाएं विवाहित है तो 70 अविवाहित हुई। ठीक है, तो विवाहित कितने हुई है? 40 और 30। 40 और 30 मतलब टोटल हुआ 70। और किसमें से? पूरी बस्ती में से, मतलब 100 पुरुष और 100 स्त्री, मतलब 200 में से उनका रेशियो कितना है? 70, 70। तो 100 में से कितना होगा? तो 70 का हाफ 35। ठीक है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? 35%। चलिए, ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है वो यहाँ पर रह गई, मैं लिख देता हूँ। तो इस संख्या को 100 से विभाजित करने पर शेषफल मतलब रिमाइंडर कितनी रहेगी? देखिए समझाने का प्रयत्न करता हूँ। 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100। समझिए, ये 25 के मल्टीपल में, ये 25 के मल्टीपल में, 25 गुना 4 और ये 25 गुना 3,
इसको आधा करता हूं तो 2, इसको आधा करता हूं तो 31। अब देखिए यहां पर 51 ऑड नंबर है, 27 ऑड नंबर है, 35 ऑड नंबर है, 31 ऑड नंबर है, 3 ये भी ऑड नंबर है। 2 से भाज्य करना है, 2 से उसका भाग हम चलाएंगे। किसी भी संख्या को हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर वो इवन नंबर है, अगर वो इवन नंबर है तो 0 आंसर आएगा, अगर ऑड नंबर है तो 1 आंसर आएगा। तो यहाँ 0 तो है ही नहीं, तो मुझे सीधा यही करना है। क्या करना है? ऑड नंबर जो है वो लेना है 1। अगर चेक करना है तो ये ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, सब ऑड है। और ऑड को ऑड से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका आंसर भी ऑड ही आएगा। और अगर कोई ऑड नंबर है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। सपोज 15 को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 × 7 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो यही इसका लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट, n के किसी मान के लिए 10⁻n+1 में अंकों का योग 2 है। n के मान के लिए समझिए, तो n की कौन सी मूल्य? यहां पर 0 है, पूर्ण संख्या है, केवल धन है और वास्तविक संख्या है। समझिएगा, अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ, सपोज 10⁻n+1 में अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ 10⁻0+1, तो किसी की भी 0 घात होगी मतलब वो 1 ही हुआ। तो 1 + 1 + 1 = 2। तो इसका योग 2 हुआ, मतलब n = 0 लेना है। n = अगर मैं 1 लेता हूँ तो 10⁻1+1 मतलब 10 और 1 मतलब 11, और इन दोनों का सम भी कितना हुआ? 2 हुआ। अंकों का योग करना है, ठीक है, 11, 1 और 1 2। अगर मैं n = 2 लेता हूं तो 10⁻2+1 मतलब 100 + 1 = 101। तो 1 और 1 यहाँ पर भी 2 हुआ। अगर मैं n = 3 लेता हूं तो 10⁻3+1 मतलब 1000 + 1 मतलब 1001। तो यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर भी 2 हुआ। अगर 4 लोगे, 5 लोगे, 1 लाख 1 मिलेगा, 10 लाख 1 मिलेगा, 1 करोड़ 1 मिलेगा। सब में स्टार्टिंग में 1 मिलेगा, लास्ट में 1 मिलेगा, मतलब उन दोनों का योग, अंकों का योग तो 2 ही होगा। ठीक है, तो n = 0 और ग्रेटर के लिए सारे धन संख्या और 0 के लिए भी, इसलिए यहां पर आएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, सिर्फ धन नहीं आएगा, सिर्फ धनात्मक में 0 नहीं आता इसलिए, और सिर्फ 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 समूह ABC, यदि A के विद्यार्थी और B के 2 विद्यार्थी को समूह C में स्थानांतरित किया जाता है तो कक्षा के विद्यार्थियों की औसत भार क्या होगा? चलिए, क्या प्रश्न पूछा है एक बार समझने का प्रयास करते हैं। एक कक्षा में 3 समूह है A, B और C। यदि समूह A से एक विद्यार्थी और B से 2 विद्यार्थी को C में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब यहाँ A से 1 को उठाया, B से 2 को उठाया, दोनों को कहाँ स्थानांतरित कर दिए? C में। तो कक्षा के विद्यार्थियों की औसत, अब ये कक्षा के विद्यार्थी जो है, अब A से निकाल के C में डालोगे या B से निकाल कर C में डालोगे, विद्यार्थी तो वो कक्षा का ही है और कक्षा में ही रहने वाला है, इसलिए वही रहेगा। औसत है वो कक्षा की वही रहेगी, क्योंकि वो A, B और C समूह अलग अलग है पर है तो एक ही कक्षा में। ठीक है, चलिए फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि भाई मूल्य वर्ग 50, 100, 200, 500 और 2000 से मिलाकर कम से कम 3 मूल्य वर्ग वाली कितनी विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है? मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि सबका एक एक बार इस्तेमाल करना है,
और 3 अलग अलग नोट को ही लेना है। ठीक है, सपोज मैंने 50 की ली, 100 की ली, 200 की ली, तो फिर 500 की नहीं लेनी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसको मैं ले लेता हूं A, B, C, D और E। 5 अलग अलग नोट है जिसके मैंने नाम दे दिए। कितनी पेयर बनाई जा सकती है ऐसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। 3 की पेयर है, तो सबसे पहले बनेगी, इसमें लिखते हैं, उपयोग किसका करना है, A, B, C, D और E का। 3 की पेयर बनानी है। तो सबसे पहले तो पेयर बनेगी A, B, C, फिर A, B तो रहेगा, C के बाद कौन है तो D, फिर A, B तो रहेगा, D के बाद कौन है E। तो A, B के साथ C, A, B के साथ D, A, B के साथ E। अब A, B की बारी आ गई तो C की बारी लेते हैं, A, C, D और A, C, E। A, C के साथ उसके बाद वाला D, उसके बाद वाला E। A, C के साथ B क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी वो आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, C, D, A, C, E और A, D, E। D के बाद तो E खत्म हो गया। ठीक है, तो A के साथ इतनी पेयर बनेगी, B के साथ B, C, D, B, C, E और B, D, E। ठीक है, और C के साथ C, D, E। ठीक है, आपको ऐसा मन में आएगा कि भाई C, D, E के जैसे मैं E, D, C भी बना सकता हूँ या D, E, C भी बना सकता हूँ, पर मित्रों इन सब का मूल्य तो एक ही होगा। समझिए, मैं एक 50 की लूँ पहले, फिर 100 की लूँ, फिर 200 की लूँ, या तो फिर पहले 200 की लूँ, फिर 100 की लूँ, फिर 50 की नोट लूँ, तो इन दोनों का मूल्य तो रहेगा सेम ही, मतलब पेयर तो एक ही है। समझ रहे हो आप, मूल्य तो एक ही है, हमें मूल्य पे से जज करना है। तो कितने अलग अलग रास्ते हुए, तो 3 और 3 ये 6 रास्ते हुए, ये 3 रास्ते हुए और ये एक अकेला रास्ता हुआ। 6 + 3 + 1 मतलब टोटल ऐसे अलग अलग 10 रास्ते हैं दोस्तों, जिस पे से हम इसका मूल्य फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस थे वो निकाल के उसको समझाने का प्रयत्न किया। अगर ये सारे क्वेश्चंस है उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है या उसके प्राइमरी क्वेश्चंस है, उसका जो बेस है वो अगर आपने पढ़ा हो तो ही आप इसका आंसर पहले तो दे सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई शॉर्टकट्स है जो आपको शायद समझ में ना आई हो, वो कभी 1-2 बार आप अगर उसको देख लोगे तो आप क्वेश्चन से आंसर तक बहुत इजीली और स्पीडली जा सकते हो। मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग के अंदर स्पीड है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए मोस्ट ऑफ द शॉर्टकट्स है, जो भी शॉर्टकट है वो आपको आनी चाहिए। आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, तो उसके लिए 3 की मैंने आपको जो पहले बोला तो वो आना चाहिए, उसका बेस आपको पता होना चाहिए। और पेपर में भी आपने देखा कि 80 में से 55 क्वेश्चंस, मतलब अराउंड 130 to 140 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 200, मतलब ये बहुत बड़ा वेटेज है। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, अच्छा नहीं चलो एवरेज ही है, तो भी आपको पास होने के लिए 66 मार्क्स ही चाहिए, तो इजीली आप इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि भाई सारे बच्चे जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए सीसेट का एक सॉल्यूशन रखे, जिसके अंदर इसमें हमने मैथ्स के जो भी एग्जाम्पल थे उसका सॉल्यूशन रखा है। अगर इसमें भी कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीजनिंग का वीडियो इसके बाद हम जल्दी डालेंगे जिसमें रीजनिंग के भी जो भी क्वेश्चंस थे, टोटल 55 थे मैथ्स और रीजनिंग के। मैथ्स के क्वेश्चन ये वीडियो में हमने कवर किए, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आशा रखता हूँ कि जो कुछ भी कंटेंट यहाँ पर हमने रखा कुछ आपको नया सीखने मिला होगा, ये वीडियो आपको हेल्पफुल भी हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम आपके दोस्त हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं तो उन सब के पास
इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इसका सॉल्यूशन है वो देख सके, अपनी आंसर की के साथ उसको टैली कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।